तो जो हमारा आज का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम यहाँ से ये देखने का प्रयास करेंगे जो भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक पाथ अडॉप्ट किया, वो कौन से वाला पाथ अडॉप्ट किया, ठीक है। क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलप्ड बाय द इकोनॉमी फॉर द प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि वेस्टर्न की जितनी भी कंट्रियां हैं उसमें बहुत सारी कंट्रियों ने, ठीक है, मेजर मोस्ट ऑफ द मोस्ट कंट्री हैज अडॉप्टेड द कैपिटलिज्म, ठीक है। बहुत सारी कंट्री ने किसको अपना डेवलपमेंट के लिए रास्ता चुना, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को, ठीक है। उन्होंने किसको चुना, पूंजीवाद को, ठीक है। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे एशिया की कंट्री है या आप बोल सकते हैं जो हमारा एशियन रीजन है, तो उसमें सोशलिज्म को भी प्रायोरिटी दी गई। किसको दी गई प्रायोरिटी, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, समाजवाद की नीति कहते हैं। तो ये दो मेजर हमारे पास सिस्टम थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। या तो हम विश्व स्तर पर पूंजीवाद को अडॉप्ट कर सकते थे या हम समाजवाद को अडॉप्ट कर सकते थे, यानी कि या तो हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करें या हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करें। बट जैसे हम 1947 में आजादी लेते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल इरा से, ठीक है, मतलब कि उनके जो शासन था उससे हम आजादी ले लेते हैं, हमारे को स्वतंत्रता मिल जाती है 1947 में। तो उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सोचने पे मजबूर हुई कि अगर हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते हैं तो क्या हमारा देश सर्वाइव लंबे समय तक कर पाएगा, या हम पूरी तरह से सोशलिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी सक्षम है कि हम पूरा का पूरा जितना भी पैसा लगेगा, फंड लगेगा, वो हम स्वयं इसमें सक्षम हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या निवेश करने के लिए। तो ये दो मेजर समस्या देश के सामने बनी हुई थी। तो इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर सरकार ने क्या सोचा कि अब हम यहाँ से एक बीच का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति थी वो कैसी थी, गरीबी, भुखमरी, ठीक है, निरक्षरता, ये बहुत बड़े लेवल में हमारे देश में उस समय ऐसे आप बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये विरासत के तौर पे मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। यही मिला था विरासत में, हमें क्या मिला था, बाकी तो कुछ भी नहीं मिला। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मिला, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं मिला, या कोई हमारे पास हेल्थ सर्विसेज इतनी ज्यादा मजबूत करके नहीं दी उन्होंने, कोई भी चीज ऐसी ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करके हमें नहीं दी गई थी। तो अब यहाँ से हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले हमने तीन चीजें देखनी है कि जो इकोनॉमी है वो तीन कंडीशन के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। कि अब सोचना है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमने रास्ता तो देख लिया कि भाई यहाँ पूरे विश्व में, ठीक है, दो ही सुपर पावर बचती है, एक रशिया बचा रहा है, एक यूएस बचा रहा है। कौन कौन से थे सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, दैट वाज रशिया एंड यूएस, यही सुपर पावर थे, ठीक है। रशिया ने कौन सा सिस्टम डेवलप कर रखा है, सोशलिज्म वाला है ना, कौन सा है, समाजवाद, सोशलिज्म। और यूएस ने कौन सा रखा है, कैपिटलिज्म को। तो यही थे। या तो हम यहाँ से ये अप्रोच किया जा रहा था, जितने भी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको अप्रोच किया जा रहा था कि आप सीधे सीधे तौर से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हम यानी कि अगर आप यूएस का समर्थन देते हैं तो आप यूएस का यानी कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप रशिया का समर्थन करते हैं तो आप सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने उस समय ये सोचा कि हम कहीं ना कहीं एक थर्ड फ्रंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। ना हम पूरा का पूरा सोशलिज्म को अडॉप्ट करेंगे, ना हम पूरा का पूरा कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करेंगे, हम कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाएंगे। बीच का रास्ता अपनाने के पीछे के जो सवाल थे वो मेजर सवाल ये थे कि हमारे देश की जो स्थिति थी उस समय हम कैपिटलिज्म को इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर को हम यहाँ पे प्रायोरिटी में देंगे, ठीक है। और अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर को प्रायोरिटी में रखते उस समय तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होता कि हमारे पास लेबर की शॉर्टफॉल हो जाती, क्योंकि हमारे पास उस समय जो लेबर थी वो स्किल्ड नहीं थी। कैसी नहीं थी, वो स्किल्ड लेबर नहीं थी हमारे पास। अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, पूंजी लगा के हम अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना। हमारे को क्या कि पहले तो लेबर के ऊपर काम करना पड़ना था। जब लेबर के ऊपर काम करना पड़ना था तो हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशलिज्म यानी जो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा रहेगा, या आप हो सकते हैं सीधे तौर से गवर्नमेंटल इंटरवेंशन को हमने यहाँ पे प्रायोरिटी में दिया कि सरकार भी इसमें अपना पूर्ण योगदान देगी आर्थिक विकास में, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे विद सर्टेन लिमिटेशन। कुछ उसमें लिमिटेशन लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि भी जो प्राइवेट सेक्टर वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर दे, ठीक है, दोबारा से वैसी स्थिति ना आ जाए जैसे ब्रिटेन ने किया था। वैसे ही हमारे यहाँ के लोकल्स जो इन्वेस्टर हो गए वो भी पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर से अपना बिजनेस सेटअप करे। तो उन्होंने कुछ लिमिटेशन रखी भी, कुछ आपको सरकार के लिए भी देना पड़ेगा, फिर जो टैक्सेशन क्या है, रेवेन्यू जनरेशन, वो सारा का सारा सिस्टम इन्होंने इस तरह से डेवलप किया। पर मेजर इसमें कि हमारे पास उस समय दो ही सिस्टम थे, और तीसरा सिस्टम जो निकाला गया था उसका नाम दे दिया गया फिर
मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप बना। यानी कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था बनी वो कैसे बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी। ठीक है, आज के डेट में हम किस अर्थव्यवस्था के पैटर्न पे चलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। बट इस मिक्स्ड इकोनॉमी से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे कि सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट, यानी कि हम जब आर्थिक प्रबंधन करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या खड़े हो जाते हैं? पहला जो सवाल मैंने ये कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था आपसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या उत्पादन करना है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या हमारे सामने आ जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे उत्पादन करना है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। और जो तीसरा मेजर सवाल आता है दैट इज फॉर वेरी गुड, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन मेजर हमारे पास सवाल थे। ठीक है, कि भाई हमने कैसे क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। जब हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि जब हमने व्हाट की बात की तो व्हाट में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो कैसी होगी, वो इंडस्ट्रियल इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि हम कैपिटल को उतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारे पास उस समय पॉपुलेशन ज्यादा थी और उसका हम सीधे तौर से फायदा कहाँ ले सकते थे, इंडस्ट्री में। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसको बढ़ाने में, या दूसरे जितने भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या कहीं पर भी मैनुअल वर्क की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, वहां पर उनका फायदा हम ज्यादा ले सकते थे। और लेबर का फायदा लेने से हमें फायदा ये हुआ कि भाई इनके लिए रोजगार मिल गया और सरकार के लिए सस्ता श्रम मिल गया। सरकार के लिए क्या मिल गया उस समय, सस्ता श्रम मिल गया। और धीरे धीरे जैसे इनकी आर्थिक मजबूत होती गई, फिर हम इनके एजुकेशन के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। एजुकेशन से स्किल्ड लेबर तैयार हुई, स्किल्ड लेबर से फिर आगे आने वाले समय में हमारे पास एंटरप्रेन्योर जो एक तरह से आप हो सकते हैं कि एनवायरनमेंट है इकोनॉमी में, वो हम डेवलप करने में सक्षम हुए। पर ये ऐसा नहीं कि एक दिन का काम था या एक दो साल का काम था या एक आधे दशक का काम था, ये लगातार प्रयास चल रहा है। और आज जो 2015 का हम स्थिति देख रहे हैं भारत की, वो उस समय की सोच के बलबूते पे आज आगे हम बढ़ पाए। ठीक है, अगर उस समय हमने इस तरह की पैटर्न को अडॉप्ट नहीं किया होता, शायद हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पैटर्न में फंस जाती। या हम कैपिटलिज्म को करते तो हमारा सोशलिज्म या सोशल वेलफेयर है, उसमें बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ या कुछ दबाव महसूस करते हैं। या अगर हम पूरा का पूरा सोशलिज्म को करते फोकस, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हो सकता है कि वो दूसरे देशों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि यहाँ पे लोकल में अगर उनको मौका ना दिया जाता या लोकल्स यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट ना करती या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाती, तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपना पैसा दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे, है ना। तो इस तरह से दोनों के जो मिला जुला रूप हमने इकोनॉमी का देखा, उससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। तो टेक्निक जो हाउ टू प्रोड्यूस है, ये टेक्निक है कि कौन सी टेक्निक हमने यूज करनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम, मतलब कि टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी हमारे पास, या जो हमारे पास जिनके लिए उत्पादन करना है। जैसे हमने कृषि से संबंधित उत्पाद पैदा करने हैं तो हमने किसके लिए उत्पाद करने हो कि मीडिया के लिए करने हैं। जो हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसमें कौन कौन से फूड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी थी, व्हीट, राइस एंड ऑल, है ना, इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमने इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया उत्पादन करने के लिए। ठीक है, मेजरली। तो ये हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है ये कि किस तरह की सेंट्रल थ्री मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आर। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी है, what to produce, how to produce and for whom to produce, ये तीन हमारे पास मेजर क्वेश्चन रहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज द एक्सप्लोरिंग कैपिटलिज्म। ठीक है, पहला पॉइंट जब यहाँ पे बात करें कि भाई हम एक तरफ हमारे पास इकोनॉमी में कौन सी अर्थव्यवस्था आती है, कैपिटलिज्म आता है, दूसरी तरफ कौन सा आता है, सोशलिज्म आता है, तीसरा कौन सा आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। तो अब हम इनको धीरे धीरे अंडरस्टैंड भी करेंगे कि भाई जो कैपिटलिज्म होता है उसका बेनिफिट क्या होता है और एक्चुअल में कैपिटलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी किस तरह से हमने अडॉप्ट की। ठीक है, सो अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म इज दैट कि अगर भारत के रेलेवेंस से देखें कि इसमें फोकस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, कि भाई हमने किस तरह से इसमें जो फर्स्ट है की प्रायोरिटी दी कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से हम इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द सोसाइटी। ठीक है, सो इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर डिवाइडेड अमंग पीपल नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांट बट ऑन द फाउंडेशन ऑफ परचेजिंग पावर एंड व्हिच इज द एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अभी कैपिटलिज्म से आप क्या समझे कि कैपिटलिज्म में हम मेजर जो फोकस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, हम ये लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग नहीं करते कि भाई लोग क्या चाह रहे हैं,
हम वहां पर देख रहे हैं कि खरीदने की जो क्षमता है वो किस लेवल की है। मान लो कि जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ की जो एक ऑन एन एवरेज पीपल के पर मंथ की एक्सपेंडिचर जो कैपेसिटी है वो लगभग 10,000 पर मंथ ऑन एन एवरेज सबकी आई जाती है। 10,000 आदमी खर्चा करता ही करता है। तो मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाऊंगा वो जो कि 10,000 या 5,000 10,000 के बीच में वेरी करेगा, तो मुझे पता है कि उसके ऊपर खर्च करना लोगों के लिए यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से ये तो तब होता है कि मैं ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर परचेजिंग पावर की बात कर रहा है, तो परचेजिंग पावर की खरीदने की जो क्षमता है एक व्यक्ति की, उस बेसिस पे इसमें टारगेट किया जाता है, व्हिच इज द एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अंडरस्टैंड ये पॉइंट? क्या समझा आप इस पॉइंट से? सीधे तौर से बताओ। कि कोई क्या खरीदना चाहता है वो मायने नहीं रखता। हाँ जी, पर जो उनकी खरीदने की जो क्षमता है वो ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। मतलब कि कैपिटलिज्म में क्या रखेगा, जो खरीदने की मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा या प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। दूसरा कि व्हिच मींस एनी इंडिविजुअल नीड्स टू हैव द मनी विद हिम टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फॉर एग्जांपल द अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द underprivileged is much required, but will not include the demand in the market because the needy do not have the buying power to back up the demand. Simple है ना? But therefore the commodity will not be manufactured and provided as per requirement. कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे कैपिटलिज्म में अभी मोदी सरकार ने, जब मोदी जी की 2014 में गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने पूरे देश भर में इसमें टॉयलेट्स बनाने का सबसे बड़ा एक आंदोलन चलाया था, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक तरह बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि भी हम 100% सैनिटेशन कंट्री को फ्री बनाएंगे, ठीक है, सैनिटाइज कंट्री बनाएंगे, या किस तरह की इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे टॉयलेट्स एंड ऑल की। तो इसके लिए जो फोकस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा था कि सामने जो व्यक्ति है वो क्या उसके पास पैसा है इसको बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया, खुद से पैसा जनरेट किया और लोगों को दिया, ठीक है, और लोगों ने उसको बना के तैयार किया, ठीक है। तो ये होता है। पर कैपिटलिज्म क्या करता है, कैपिटलिज्म ये करता है कि चलो आप बना दो, कोई बात नहीं। अंबानी ने किया कभी ऐसा? अंबानी ने तो कभी नहीं किया ना। 5,000 करोड़ रुपए अपने बेटे की, 8,000 करोड़ रुपए अपने बेटे की शादी में खर्च किया, तो उसके बाद जियो का रिचार्ज 10-12-15% महंगाई कर दिया, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं किया कभी कि भाई आप जैसे पूरे देश भर में ये समस्या है, 5,000 करोड़ मेरे से ले लो और आप कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में करो, या हेल्थ के ऊपर कर दो, या किसी चीज के ऊपर कर दो, है। तो जो कि सरकार लगातार करती आई है। तो कैपिटलिज्म वो कौन सी चीज करेंगे, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ लोगों की जो खरीदने की क्षमता वो कितनी है कि भाई 250 का रिचार्ज जो खरीद सकते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि इनको एक आदत लगा के 99 रुपए से, ठीक है, पहले तो फ्री से लगाए, फिर 99 रुपए से, फिर 150 से, फिर 250 से, 300 तक पहुंचा दिया ना। तो अब ये आदत में बन गया और ये हमारे कैपेसिटी में आ गया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी जो बढ़ रही है, पीपीपी, है ना, तो उस वजह से वो लगातार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टारगेट द कस्टमर कर रहे हैं, यानी कि वो परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी है, तो वो वहां पे अपना बेनिफिट देख रहे हैं। जबकि जो हमारे पास सोशलिज्म या गवर्नमेंट होगी वो सीधे तौर से किसकी बात करेगी, वेलफेयर की बात करेगी, कल्याण की बात करेगी, लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करेगी, जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उनको ऊपर उठाने की बात करेगी, राइट। तो ये इसका मेजर पॉइंट था कैपिटलिज्म के बेसिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास that is the socialistic economic system, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, the government control and its implication on the Indian economy, ठीक है। अब यहाँ पर की जो सरकार है वो सीधे तौर से पूरे अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना कंट्रोल रखे। जैसे अगर आप देखेंगे 1990 तक, ठीक है, सीधे तौर से अगर आप मोटे तौर से देखें, जब तक हमने एलपीजी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है, कब तक, 1990 तक, तो उस समय तक की जो स्थिति थी वहां पर ज्यादातर जो मोनोपोली थी वो किसका था, गवर्नमेंट सेक्टर का था। मतलब कि आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना है आज के डेट में आपको कोई इतनी ज्यादा हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते जितने कि आपको कब करने पड़ते थे 90s से पहले, ठीक है। उस समय इतना ज्यादा इजी नहीं था। उस इस इरा को हम लाइसेंसिंग राज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भैया। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लाइसेंस। मतलब कि इसमें लगातार लाइसेंस, छोटे कोई भी आपने अगर काम करना तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए था, और उसके लिए भी आपको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती तब जाके मिलता था आपको लाइसेंस। ऐसे इजीली एक्सेसिबल लाइसेंस नहीं था। आज के डेट में आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिनका आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं होती कहीं पे। ऐसा है कि नहीं है?
मैक्सिमम काम आप कैसे हो जाते हैं। बट वही है जो कि जैसे कि मान लो कि कोई इंटरनल जो सिक्योरिटी की बात आती है या कहीं जैसे कोई डिजास्टर क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे ऐसे सभी एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस गवर्नमेंट से अप्रूवल, प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता है और गवर्नमेंट उसमें पूरा का पूरा देख के करेगी, आपका पूरे प्लानिंग को देखेगी, उसके बाद आपको लाइसेंस देगी, है ना। ठीक है, कोई ऐसे है। बाकी नॉर्मली छोटे-छोटे जैसे आपने करने, जैसे आज की डेट में ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आसानी से मिल जाते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा कोई मेहनत मशक्कत या रूल्स रेगुलेशंस की उसकी आप बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं देखनी पड़ती ज्यादा, है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहला जो सोशलिस्टिक पैटर्न में होता है वहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग काम करती है और हमारे देश में सेंट्रल प्लानिंग ही चलती है ना। जो हमारे पास पहले जो हमारे पास प्लानिंग चली थी 1951 के बाद, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये प्लानिंग क्या थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो लाती थी। 5 साल के लिए प्लान बनाती थी कि 5 साल में हम देश के विकास के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए कितना खर्च करना है, इंडस्ट्री के लिए कितना खर्च करना है, सर्विस सेक्टर के लिए कितना खर्च करना है। तो ये सारा का सारा जितना भी इन्वेस्टमेंट होता था वो हमारा प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता था और उसकी प्लानिंग को चेक करने के लिए हमने एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी बना के रखी थी कि भाई जो खर्चा हो रहा है क्या वो एक्चुअल में हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट मिल पा रहा है, कहीं वो करप्टेड एक्टिविटी में तो नहीं जा रहा, करप्शन तो नहीं फैल रहा उससे, है ना। तो वो सारी की सारी चीजों के बेसिस पे यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग मेजर फोकस में रहती है। इन द सोशलिस्टिक सोसाइटी द गवर्नमेंट डिटरमाइंस what the product are to be manufactured in accordance with the requirement of the society, right? And then आता है collective decision making। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारे पास है, collective decision making। यहाँ पे आपको collective decision होगा, वहाँ पर जब प्राइवेट की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल होगा और यहाँ पर कैसा होगा, collective decision होगा। It is believed that the government understands what is appropriate for the citizen of the country, therefore the passions of individuals buyers are not given much attention। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे तो इसको उतना ज्यादा इसकी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर हूँ तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे एसएससीजीएल के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मैं बाकी जितने भी होंगे जेओआईटी एंड क्लरिकल के बच्चे या पुलिस पटवारी के बच्चे उनको मैं छोड़ दूंगा। मैं क्यों, और मान लो मुझे पता है कि जो इनके क्लरिकल के बच्चों से है उनकी फीस आनी 1000 रुपया और अगर आप मैं एसएससीजीएल को पढ़ाऊंगा उनसे आगे तो 2000 रुपया। ठीक है, मान लो डबल आ रही है मुझे, तो मैं किसको प्रायोरिटी करूंगा, मैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको प्रायोरिटी कर दूंगा, मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और सोशलिज्म में क्या, कलेक्टिव इंटरेस्ट देखा जाएगा यहाँ पे। इसमें देखा जाएगा कि और जो बच्चे हो जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो उनको भी एजुकेशन की तो उतनी जरूरत है जितनी की दूसरे बच्चे को जरूरत है। तो कलेक्टिव इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इसमें एक किसी व्यक्ति विशेष को मद्देनजर नहीं रखा जाता। ठीक है, या इसमें सामूहिक गतिविधियों को मद्देनजर रखा जाता। सरकार की जितनी पॉलिसी है तो आपने कभी देखा उसको कि भाई जो हेल्थ बेनिफिट है या मान लो कि कोई हॉस्पिटल है वो सिर्फ और सिर्फ हम शिमला के चाकू वाले लोगों के लिए देंगे या संजौली वाले लोगों के लिए देंगे। जो चमियाना में एक नया हॉस्पिटल बना उसमें सिर्फ संजौली के लोग जाएंगे, बाकी शिमला के लोग नहीं जाएंगे। ऐसा रहा कभी, है ना, वो कलेक्टिव है, मतलब कि वहाँ सब लोग जाएंगे। प्रायोरिटी में जितने भी जो भी डिप्राइव्ड सोसाइटी है जिन जो हेल्थ से एक्सेसिबल नहीं कर पा रही चीजों को उनके लिए नियर बाय एक्सेसिबिलिटी बन पाए, है ना। नहीं तो हमारे पास एक हॉस्पिटल बन गया था बिलासपुर में, एम्स, है ना, तो सफिशिएंट था वो, तो फिर यहाँ से शिमला से भी जाते रहते बिलासपुर के लिए। ऐसा नहीं किया सरकार, क्या है कि लगातार हॉस्पिटल्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर रही है ताकि हेल्थ जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम लोगों को पहुंचा सके। तो कलेक्टिव यहाँ पे क्या रहते हैं, डिसीजन रहते हैं। कौन से डिसीजन रहते हैं, कलेक्टिव, है ना। किसमें रहते हैं कलेक्टिव डिसीजन, सोशलिज्म में। उसके बाद आता है प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल। द गवर्नमेंट कंक्लूड हाउ प्रोडक्ट्स आर टू बी क्रिएटेड एंड हाउ द प्रोडक्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि कैसे कौन से साधन उन्होंने उत्पादन जो जितना भी उत्पादन करना है वो कौन कौन से साधनों का उत्पादन करेंगे और किस तरह से उनका फिर वो बंटवारा करेंगे सोसाइटी के अंदर, ये भी मेजर फोकस रहेगा। एंड नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे मेजरली। ठीक है, वहाँ पे कौन सा था, प्रॉफिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे है नीड बेस्ड। In the principle, sharing under the socialism is assumed to be based on what an individual need and not what they can buy. ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या था, what they can buy only that will be produced, but यहाँ पर है कि what is needed by the individual that should be produced। ठीक है, ये डिफरेंसेस आ गया यहाँ समझ इसमें पूंजीवाद और समाजवाद में, क्लियर। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं। सो सोशलिस्ट सिस्टम डज नॉट हैव द सेपरेट स्टेट्स बिकॉज़ एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल
ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप का किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कि अभी चाइना में बात करेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे कोई प्राइवेट ओनरशिप है रिसोर्सेज के ऊपर, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना। रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे वहां पर, वो किसके ओनरशिप में रहेंगे, गवर्नमेंट के ओनरशिप में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सिस्टम है जो कि भारत ने अडॉप्ट किया, दैट इज आवर मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट सिस्टम भी रहेगा और लास्ट टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं होगा इस स्लाइड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमने ये मिला जुला सा स्वरूप देखा। ठीक है, कि भाई जो कैपिटलिज्म है और या जो सोशलिज्म है, उससे हमें जो बेटर लगा, जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है या ग्रोथ में वो हेल्प कर सकता है, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया कि भैया उसको हम अपनी इकोनॉमी के लिए अडॉप्ट करेंगे और ताकि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। राइट, सो द ब्लेंड ऑफ द सोशलिज्म and capitalism in Indian economy, and it is the global combination of the command, that is the socialist Indian economy, and a market, that is capitalist economy। तो मतलब ये क्या है कि मिला जुला सा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। For this purpose, the mixed economic system are also called dual economic system। ठीक है, हम इस अगर आप इसको देखेंगे दूसरी टर्मिनोलॉजी में, तो इसको ड्यूल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं कि भाई ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम का एक मिला जुला सा स्वरूप है, इसलिए इसको ड्यूल इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से भी बोला जाता है। राइट, सो चैलेंजेस इन डिफाइनिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कि भाई इसके बेसिक से चैलेंजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाउ देयर इज नो sincere method to determine a mixed economic system. Sometimes the what represent a market system beneath the strict administrative controls in a certain section of the Indian economy। तो ऐसा भी माना जाता है कि भी जो बेसिकली अगर आप इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन से तो डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो पूरा का पूरा कंट्रोल रखती है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है इकोनॉमी के लिए, है ना। तो इस तरह से तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है प्राइवेट सेक्टर का या फिर जो अदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्टिव मैनर्स में काम करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा है कि प्रॉपर इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें बेसिक मूलभूत सुविधाओं से, इसमें जो बेसिक अगर आप चैलेंजेस की बात करें, नेक्स्ट थोड़े चैलेंजेस जो मेजर जैसे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। दूसरा इसमें कि जो आप पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, वो ज्यादातर आपकी जो पॉलिसीज रहेगी वो सोशल वेलफेयर के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी, सोशल वेलफेयर के लिए रहेगी। और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे ज्यादातर अगर सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कैपिटलिज्म को उतना ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखे, कैपिटलिज्म को, है ना, या कैपिटलिस्ट को। तो अगर कैपिटलिस्ट के लिए जो आप बेनिफिट्स दे सकते थे वो आप उतने बेनिफिट्स किसको देंगे, सोशल सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक फुट में अपने आप को महसूस करता है कि भाई हमारे लिए यहाँ पे उतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे। और दूसरा यहाँ पे जो मेजर आता है इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में कि भाई कंट्रोल इसमें ज्यादातर किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, इसमें पूरा कंट्रोल किसके पास आता है, किसके हाथ में आता है, गवर्नमेंट के हाथ में आता है। और इसके जो बेनिफिट्स रहेंगे तो बेनिफिट्स के अगर तौर पे देखें तो गवर्नमेंट अगर अपने पास कंट्रोल रखेगी तो गवर्नमेंट ने सारी की सारे जो लीगल सिस्टम है वो अपने पास रखा और उससे क्या कि एक तो करप्शन वो कम होगा। ठीक है, अब देश में करप्शन बड़ा जरूर है पर जो प्रायोरिटी में अगर आप इसके जो बेसिक इंटेंशन देखेंगे तो इसका यही इंटेंशन था कि भाई हम इसमें क्या करप्शन या करप्टेड जो एक्टिविटी हो रही है उसको हम कम से कम कर सके ताकि यहाँ पे वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। और दूसरा जो एक्सप्लॉयटेशन है मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का उसको हम कम से कम कर सके, यानी कि जो हमारे पास डिप्राइव्ड सोसाइटी के लोग हैं या ऐसे जो लोग हैं जो अभी अपना सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ है या मूलभूत जो सुविधाएं जैसे रोटी कपड़ा मकान इसको जुटाने में वो असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि भी हम उनके लिए सरकार के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन को रोकना के प्रयास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे लिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी का ब्लेंड है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो ये बेसिक से इसके हमने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स पढ़े कि भैया हमारे पास तीन तरह से इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तीन होते हैं और भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम उसके बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो कुछ बंद करना है।